हेलो मिनासान, वेलकम बैक टू जापानीज कक्षा। फाइनली हमने इतना सारा जापानीज पढ़ने के बाद अब हम बहुत ही मेन कोर्स मील पे आए हैं। मतलब आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर पर्सपेक्टिव की तरफ से। अब मैं बताती हूँ आज का टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक है वर्ब्स, उसके टाइप्स और किस बेसिस पे इन वर्ब्स का कैटेगराइजेशन किया गया है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बहुत अच्छे से खुद से वर्ब के कॉन्जुगेशंस बना पाए और डीपली समझ पाए कि वर्ब्स है क्या और उसको किस तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब यानी अगर कोई एक्शन हो रही हो उसे कहते हैं वर्ब, और हिंदी में वर्ब को क्रिया कहते हैं। क्रिया, कर्म, कुछ काम चल रहा है, ठीक है, इसी को हम वर्ब या फिर क्रिया कहते हैं। अब जापानीज लैंग्वेज में वर्ब को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब जब डिवीजन हुआ है तो कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा। यस, आइए चलिए इस लॉजिक को समझते हैं कि 3 कैटेगरी में डिवाइड तो किया है, पर किस बेसिस पे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वो 3 कैटेगरीज है क्या। सबसे पहली कैटेगरी है गोदान दोषी, सेकेंड इचिदान दोषी एंड थर्ड हिनकाकु दोषी। तो ये 3 कैटेगरीज है। अब समझते हैं कि ये किस बेसिस पे डिवाइड की गई है। सबसे पहले गोदान दोषी। गोदान दोषी में आप लिटरली मीनिंग भी निकाल सकते हैं। गोदान मतलब होता है 5 स्टेप, दोषी इज वर्ब। चलिए समझते हैं कि गोदान दोषी को गोदान दोषी क्यों कहा जाता है। लिटरली देखा जाए तो गोदान दोषी मतलब होता है 5 स्टेप वर्ब। गोदान मतलब 5 स्टेप। अब ये 5 स्टेप क्या होगा? 5 स्टेप से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जापानीज में 5 वोवेल सिस्टम है, आ, ई, उ, ए, ओ। अब ये 5 वोवेल सिस्टम पे ही आप जैसे जानते हैं कि पूरी लैंग्वेज के साउंड्स बेस्ड है। अब जो ये वर्ब ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, कौन सा? गोदान दोषी, 5 स्टेप वर्ब। इस वर्ब के जब भी कॉन्जुगेशन बनते हैं, कॉन्जुगेशन मतलब उसके फॉर्म चेंज होते हैं। कभी वो नाई फॉर्म होता है, नेगेटिव फॉर्म होता है, कभी वो पॉजिटिव फॉर्म होता है, कभी वो कैन डू फॉर्म होता है, कभी मास फॉर्म होता है, कभी लेट्स डू फॉर्म होता है। ये हमने पहले के ग्रामर पैटर्न्स में पढ़े हैं। तो हमने जब कॉन्जुगेशन बनाए हैं तो इस ग्रुप के जो वर्ब है, इनके जब कॉन्जुगेशन बनते हैं तो ये सारे ही 5 कॉलम्स, कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ। तो हिरागाना के सारे ही 5 कॉलम्स में इस वर्ब के कॉन्जुगेशन शिफ्ट होते हैं। अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गोदान दोषी का एक एग्जाम्पल है किकू। किकू जो है ये अभी रूट फॉर्म में है। इसी को अगर मास फॉर्म में बोलेंगे तो किकी मास। किकी मास जब है तो आप देखोगे मास के पहले वाला लेटर कौन सा है? किकी, ई। वो ई लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मास फॉर्म में जब है तो वो ई लाइन से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, किका नाई। जब नाई फॉर्म में जा रहा है तो वो ई से आ लाइन में चेंज हो गया है। इसी तरह किकू जब कैंडू फॉर्म में जाता है, जैसे किकेरू या किकेमास, तो ये ए लाइन में चले जाता है। जब गोदान दोषी वर्ब के कॉन्जुगेशंस बनते हैं तो वो ऑल 5 साउंड्स ऑफ ब्लॉक्स में ट्रेवल करते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, ये सारे ही साउंड ब्लॉक्स में इसके कॉन्जुगेशन की एंडिंग एग्जिस्ट करती है। तो ये 5 स्टेप वर्ब इसलिए कहा जाता है, इसीलिए इस ग्रुप को गोदान दोषी कहा जाता है। आई होप आप समझ गए हो। नेक्स्ट वर्ब ग्रुप है इचिदान दोषी। इचिदान दोषी मतलब आप गेस कर सकते हैं, इचिदान मतलब 1 स्टेप। चलिए, आपने सही गेस किया। इचिदान दोषी मतलब इस ग्रुप के जो वर्ब है उसका जो कॉन्जुगेशन है वो सिर्फ एक ही ग्रुप के वो सिर्फ एक ही साउंड ब्लॉक में रहेगा। मतलब ये गोदान दोषी के वर्ब की तरह साउंड ब्लॉक्स में ट्रेवल नहीं करेगा। इसी के एग्जाम्पल देखते हैं। ताबेमास। ताबेमास मास फॉर्म में है। जब हम इसको रूट फॉर्म में लेके जाते हैं तब वो हो जाता है ताबेरू। तो बस लास्ट का वर्ड चेंज हो रहा है, उसके पहले जो लेटर है ताबे, वो ताबे ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये सेकेंड ग्रुप भी समझ गया होगा। थर्ड ग्रुप है हिनकान दोशी। हिनकान दोशी में आता है कुरु वर्ब और सुरु वर्ब। कुरु वर्ब और सुरु वर्ब को अगर मास फॉर्म में बोला जाए तो की मास और शी मास। तो मोस्टली ये वाले वर्ब कुरु से एंड होते हैं या तो सुरु से एंड होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आपको बोलना है कि मुझे खाना पकाना पसंद है, तो र्योरी और शी मास, आप खाना कर रहे हो मतलब खाना पका रहे हो, ठीक है। इसी तरह मेजरली इस ग्रुप में शी मास से एंड होने वाले और की मास से एंड होने वाले वर्ब है। तो अब फाइनली आप तीनों ग्रुप के वर्ब्स को समझ गए हो और वो भी समझ गए हो कि ये किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, गोदान दोशी, इचिदान दोशी और हिनकान दोशी। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जापानीज ग्रामर में, वो 90% केसेस को पास करते हैं। मतलब मेजरली ये रूल्स हर जगह लगते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जापानीज में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। हो सकता है कि कुछ वर्ब इन तीनों कैटेगरी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हो और फिर भी वो उस कैटेगरी में आ रहा हो, तो ये बहुत ही कम होते हैं। इसलिए इसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना, एक्सेप्शंस आपको अलग से याद हो जाएंगे और वो इतने ज़्यादा भी नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकते हैं। मैं JLPT पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, आपको वो याद हो जाएंगे। तो एक्सेप्शंस के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। 90% केसेस में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फॉर एग्जांपल जो रूल्स मैंने बताया कि आप कैटेगरी में कैसे फिट करना है वर्ब्स को, ये सारे 90% केसेस के वर्ब्स के लिए सेम रूल्स फॉलो होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है वो आपको अपने आप पता चल ही जाएंगे जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे। एक्सेप्शन का स्ट्रेस ना लेते हुए आई होप आपको ये समझ गया होगा कि कितने टाइप के वर्ब्स है और वो क्यों क्लासीफाई किए गए हैं। आप भी ट्राई करके देखिए ऐसे क्वेश्चन करके कि ये कौन से कैटेगरी का वर्ब है। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कोई भी वर्ब किस वर्ब ग्रुप का है ये आप कैसे पता करोगे। और ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको उसके कॉन्जुगेशन बनाने में ईजी हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप लाइक प्रेस कर सकते हैं और अपने सजेशंस और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।